हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहा है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर निकालना है। ठीक है, तो स्थानीय मान और अंकित मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता है, हमें 5 के स्थानीय मान, तो आपको पता है कि इसके अंदर 5 यहाँ नजर आ रहा है आपको, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान आपको पता है कौन से प्लेस पर है? ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब सैकड़े के प्लेस पर है, तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा स्थानीय मान इसका। ठीक है, और इसके अंदर हमें अंकित मान निकालना है किसका? 7 का। तो अंकित मान क्या होता है? वही वैल्यू होती है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा, -7, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, इसलिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 493। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन करेंगे और आपको पता होना चाहिए इसके लिए स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके भी काफी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। आपको नजर आ रहा है कि यदि 603 गुणा 28 बराबर है 63 गुणा 4 गुणा ब्लैंक। अब ये ब्लैंक है, अब आपको बताना है इस ब्लैंक में, इस रिक्त स्थान पे क्या आएगा? 28 आएगा, 63 आएगा, 21 आएगा या 67 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी? इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। तो इसको अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो। 4 7 जा 4 7 28, फिर 7 9 63 पूरा, फिर 9 से इसको काट दो, 9 6 54, कितना बचा? यहाँ पर 6 बचा और 9 7 63, कितना आया भाई? 67। तो 67 ही आपका यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को करोगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है। एक रेलगाड़ी जो है वो हैदराबाद से शुक्रवार समय 13:15 पर चलती है और शनिवार को बेंगलुरु पहुंच जाती है 7:30 पे। तो आपको बताना है इस यात्रा में कितना समय लगा। तो आपको पता है कि टाइम का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, और इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिलेगा। देखिए, आपको पता है शुक्रवार को चली, कितने बजे चली? 13:15 पर। तो यानी कि वो शुक्रवार को कितना ट्रैवल करेगी? सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि भाई वो शुक्रवार को कितनी देर और चलेगी। तो टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इस 24 घंटे में से मैं जितने समय वो चली है उसको क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। तो हमें ये मिल जाएगा कि शुक्रवार को वो कितनी देर चली। ठीक है, यहाँ 0 आपको पता है, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये आवर्स हैं, ये घंटे हैं। यहाँ से 1 घंटा चला जाएगा तो 23 घंटे बचेंगे, और यहाँ पर 1 घंटा आएगा तो वो 60 मिनट बन जाएंगे। तो 60 में से 15 मिनट जाएंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 5, और 5 में से 1 गया 4, 45 मिनट, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 घंटे। तो शुक्रवार को वो कितना चली? 10 घंटे 45 मिनट। इतना टाइम वो चली शुक्रवार को। अब देखते हैं बेंगलोर वो कितने बजे पहुंची? भाई शनिवार को सुबह 7:30 पर वो बेंगलोर पहुंच गई। तो शनिवार का टाइम कितना लगाया भाई उसने? शनिवार को टाइम लगाया 7 घंटे और 30 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? जो कुल समय आएगा उसका, जो गाड़ी जो है वो कुल समय जो ट्रेवल करेगी वो कितना होगा? ये 7 घंटे 30 मिनट और ये 10 घंटे 45 मिनट। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 7 घंटे 30 मिनट और यहाँ से 10 घंटे 45 मिनट ऐड कर देंगे तो ये 75 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। 17 घंटे 45 मिनट। आपको पता है जो आपके मिनट होते हैं वो आपके 60 से ज्यादा नहीं होते। तो ये जो आपके मिनट आ रहे हैं इसमें से आप 60 मिनट को माइनस कर देंगे और यहाँ 1 आवर आपका प्लस हो जाएगा। मतलब टोटल आ जाएगा 18 घंटे
और कितने मिनट, यहाँ से 60 घंटे माइनस करेंगे तो 15 मिनट, यानी 18 घंटे 15 मिनट। टोटल टाइम हमारा ऑप्शन नंबर बी 18 घंटे 15 मिनट उसको समय लगेगा उस गाड़ी को हैदराबाद से बेंगलोर पहुंचने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम वाला क्वेश्चन करेंगे और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। लिखा गया है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है व्यकलन, और दूसरा है स्थानीय मान, तीसरा है गुणा और चौथा है आपका योग। तो आपको अगर दशमलव निरूपण को समझना है तो उसके लिए आपको स्थानीय मान का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना स्थानीय मान के आप दशमलव निरूपण को नहीं समझ सकते, ना ही उनकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते, इसलिए इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई आपको दी हुई है 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। आगे लिखा है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का हमें योग निकालना है, मतलब आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों का योग कर देना है। और ऑप्शन दिए हुए हैं ABC आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर आयत और वर्ग की बात की गई है। ठीक है, तो आयत और वर्ग इन दोनों का आपको क्षेत्रफल निकालने का तरीका पता होना चाहिए। करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा। देखिए, अगर मैं बात करूं आयत के क्षेत्रफल की, तो हमारा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी क्या है 48, चौड़ाई क्या है 21, इन दोनों गुणा कर देंगे हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, लेकिन हमें यहाँ पे भुजा के बारे में, वर्ग के भुजा के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है जो इसकी भुजा है वो आयत की लंबाई का कितना है 2/3। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा निकालते हैं। वर्ग की भुजा कितनी आएगी, लंबाई कितनी है भाई इसकी 48 और इसका 2/3 मतलब 2/3 कितना आएगा भाई 3 एकम 3, 3 से 18, 16 दूनी 32। ये आ जाएगी इसकी वर्ग की भुजा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई 32 गुणा 32, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल 32 गुणा 32, तो ये आपका आ जाएगा 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और उसके बाद आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला था 48 गुणा 21, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1008। ठीक है, और यूनिट्स जो भी है वो आप लगा सकते हो, कौन सी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का योग, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि आपको इसको और इसको ऐड करना है, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 8 है, ऐड करने पर आपका क्या आएगा 2 आएगा। तो आपको पता है कि इस ऑप्शन में 2 नजर आ रहा है आपको इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इनको ऐड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 1024 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2032। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2032 ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। लिखा है यहाँ पे 23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना 23 बोतलों में इतना दूध आता है, तो आपको बताना है इसी प्रकार की, इसी साइज की 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी, यानी कि ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध आएगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा। आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसको यहाँ से एक बोतल में कितना दूध आता है वो आपको निकालना होगा। तो एक बोतल में दूध कितना आएगा, इस 51, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे सीधा सीधा 51, ये सारा मिलीलीटर में हो जाएगा, और आप 23 से इसको क्या कर लोगे डिवाइड कर लोगे। ठीक है, जब आपको 23 से डिवाइड करोगे तो एक बोतल का आ गया। आपको कितनी बोतलों का निकालना है 16 बोतल का,
तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 16 से, ठीक है। और ये जो आप आंसर है आपका, ये मिलीलीटर में आएगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है कुछ, जब इसको आप 23 से कैंसिल करोगे तो ये 2250 पे जाएगा, ठीक है। और 2250 को जब हम इंटू करेंगे यहाँ से तो आपका आ जाएगा 36,000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 36,000 मिलीलीटर बराबर में यहाँ से ये आपको जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका 2250 आएगा, फिर आप 16 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 36,000 आएगा। और 36,000 मिलीलीटर बराबर में किसके होता है, 36 लीटर के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 36 लीटर दूध आपका आएगा 16 बोतलों में, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 26 और 26 शतांक लिखा जाता है। तो आपको बताना है ये जो 26 और 26 शतांक है ये किस तरीके से लिखा जाएगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2626, बी में दिया हुआ है 26.26, सी में दिया हुआ है 262.6 और डी में दिया हुआ है 2.626, ठीक है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपको पता है 26 और 26 शतांक, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये आपका 26 पढ़ा जाएगा और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आपकी दशांक और शतांक में आती है, तो यानी कि आपकी 26 पढ़ी जाएगी शतांक के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 8th क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे दशमलव अंकों का जोड़ ज्ञात करना है। ये आपको कुछ नंबर्स दिए हुए डेसिमल में, डेसिमलों में, तो आपको इनको ऐड करके जोड़ के बताना है क्या आंसर होगा। तो देखिए जो दशमलव का जोड़ होता है, ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होता है, सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 2 दशमलव 2 अंक हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ आपके कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो एक बार इनको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, आप इनको लिख लोगे। ध्यान रखना जहां आपका दशमलव आएगा उसी के नीचे आपकी इन सभी नंबर्स का दशमलव आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सभी नंबर दशमलव में लिख लिए। अब इनके अगर आगे पीछे कोई नंबर नहीं है तो आप उन जगहों पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने 0 लगा दी। अब इनको क्या करना था, ऐड करना था, तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्या आ रहा है भाई 7, यहाँ ऊपर कुछ है नहीं है, 7 7 7 14, 1 कैरी गया, यहाँ 1 पॉइंट। अब आपको नजर आ गया होगा भाई आंसर क्या है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 4 डिजिट कहाँ पर नजर आ रही है इसके अंदर, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। और आप वैसे भी नजर आके देख सकते थे भाई डेसिमल में मैक्सिमम डिजिट हमारी 4 जा रही है, ऐड करने की जरूरत भी नहीं होती। आपको पता है 1 2 3 4 मैक्सिमम डेसिमल के बाद 4 डिजिट जा रही है। यहाँ पे भी देख सकते थे, यहाँ पर 4 डिजिट है मैक्सिमम, ठीक है। तो जो जहां पर भी आपको डेसिमल के बाद 4 अंक नजर आते दशमलव के बाद, वही आपका आंसर होता है। आप देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो यही आपका आंसर होता है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती आपको। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। आंसर आपका वही आना है पहले वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 11,1111 का मान लिखिए। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इससे स्टार मार्क कर लेंगे, MI लगा देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका मान कैसे लिखना है। अच्छा एक चीज और, हम आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे क्या आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11,1111, तो देखते हैं इसका मान क्या होगा। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11,000 लिख लेंगे। यहाँ से आपने इस 11,000 को लिख लिया, फिर 1100 को लिख लेंगे, ये आपका 1100 आ गया, और फिर 11 को लिख लेंगे, ठीक है। अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1 1 1 2 1,
ये होगा 11,1111 का सही मान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कोई नंबर आए तो लिखना है, अदरवाइज आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि भाई ये जो नंबर है इसके अंदर ये कितने हैं, तो आपको सीधा सीधा इस नंबर को डिवाइड करना होता है इस नंबर से। ठीक है, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता है यहाँ से 3 3 और 1 10, 10/3, और इसको चेंज कर देते हैं किसमें, गुणा में, और इसका क्या हो जाता है व्युत्क्रम, मतलब 6/1। इसको इससे काट देंगे, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। तो 3 से ही 1/3 में कितने 1/6 होते हैं, हमारे 20 होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है वो है 10 इकाई जमा 10 दहाई जमा 10,000, ये किसके बराबर में है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी देख लिया होगा आपने। तो पहले आपको क्वेश्चन करके देखना है और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। देखिए सर क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर कहाँ है, 10,000, तो आप यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 10,000। ओके, उसके बाद 10 दहाई, तो आपको पता है दहाई का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को जब हम दहाई के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, उस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 × 10, तो ये आ जाएगा 10 और दहाई के लिए 1 0 और। ठीक है, उसके बाद 10 इकाई, मतलब नंबर को किससे इंटू कर रहे हैं, 1 से, तो 10 × 1, तो यानी क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपकी, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, सॉरी ये नहीं होगी, ये आपकी 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी, और इनका योगफल मतलब इन दोनों को जमा कर दीजिए, तो आपका आंसर 990 यहाँ आ गया 10। ठीक है, तो ये आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, मतलब 13वां क्वेश्चन। चलते हैं, देखिए कह रहा है हमारा 13वां क्वेश्चन कि 4 5 का सबसे छोटा सार्वगुणज। ठीक है, और 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, और 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। ठीक है, इन दोनों सार्वगुणजों का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, अच्छा निकालते हैं अंतर। तो सबसे पहले हम 4 5 और 6 इनका जब हम सार्वगुणज निकालते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें निकालना होगा किसका, 4 5 6 का एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 6। और क्या आ जाएगा भाई एलसीएम इनका, ये आ जाएगा आपका कितना 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और इनका सार्वगुणज निकालना है तो इनका भी क्या निकाल लेते हैं एलसीएम मतलब लघुत्तम, तो और इनका एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 90। ठीक है, अब इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा आपका अंतर, वो अंतर आ जाएगा आपका कितना 30। ठीक है, तो 30 अंतर होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि यदि समय अब 2:17 PM है, ध्यान रखना दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2:17 हो रहे हैं, और अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि बात हो रही है 2:17 की, वो भी दोपहर के।
अब 11 घंटे 59 मिनट के बाद आपको पता है कि अगर मैं यहाँ 11 घंटे 59 मिनट है, इसमें अगर 1 मिनट ऐड कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 मिनट हटा के यहाँ 1 मिनट दे देता हूँ। तो आप बताइए कि 12 घंटे के बाद कितना टाइम होगा। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ से 1 मिनट निकाल दिया तो यहाँ पर कितने बचे, 2:16 और 12 घंटे के बाद PM क्या हो जाएगा, AM। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 2:16, वो भी किसका, AM का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो 3.5 को क्या लिखते हैं भाई, 3 सही 1/2 और समकोण है तो इनटू में क्या कर देंगे 90। तो हमें पता चल जाएगा डिग्री कितनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2 गुणा में 90, ये कितना आ जाएगा भाई 45 और 45 को 7 से इंटू करके 315 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज के 15 क्वेश्चंस में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस अपनी बनाए रखिए। ओके।